नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव के नजदीक आते आते सभी पार्टियां अपने अपने कोर वोटर्स, यानी कि जिन वोटर्स पर उन्हें लगता है कि वो उन्हीं पार्टियों के साथ जुड़े होंगे, जिन्हें कई बार जातीय समीकरण भी कहा जाता है। अलग अलग जातियां अलग अलग पार्टियों के साथ खड़ी मिलती हैं। सभी पार्टियां चाहती हैं कि उन्हें अपने पाले में लाया जाए और वो वोट कम से कम इधर उधर ना हो। आरजेडी भी इसी कवायद में है, जेडीयू भी इसी कवायद में है। एनडीए कुल मिलाकर यह चाहता है कि सभी वर्ग उनके साथ आ जाए, और यह बात आरजेडी भी लंबे समय से देख रही है। आरजेडी को अब लगने लगा है कि साल 2020 में आरजेडी ने अगर 23.11% वोटों का बंदोबस्त कर लिया तो इस बार उसे 60 से 8% वोटों को ही उन्हें जरूरत पड़ेगी। सत्ता में होने के लिए कम से कम 30% वोट का बंदोबस्त तो होना ही चाहिए। चूंकि वक्फ कानून और दूसरे मुद्दों पर मुसलमानों को एनडीए से नाराजगी और यादवों का तेजस्वी पर बढ़ रहे भरोसे के कारण उन्हें उम्मीद है कि इस बार एमवाई के 31% वोट तो पक्का मिलेंगे। अगर पिछले बार की तरह किसी कारण से ये वोट पूरे नहीं मिले तो 7 से 8% अतिरिक्त वोट का बंदोबस्त करना होगा, और तभी संभव होगा ये जब गठबंधन किसी तरह एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर ले। यह वजह है कि तेजस्वी एनडीए के पारंपरिक वोट दलितों पर डोरे डाल रहे हैं, कुशवाहा समाज को अपना हितैषी बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज पर उनके दांव सटीक बैठे थे। सवर्णों को भी साधने की कोशिश चल रही है। राजपूतों को आरजेडी अपना बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भूमिहार समाज को भी साधने के लिए तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं। अनंत सिंह के परिवार के अलग होने के बाद जेडीयू की तरह कोई कद्दावर नेता उनके पास है नहीं। ब्राह्मणों के नाम पर राज्यसभा के सदस्य मनोज झा का चेहरा आरजेडी के साथ है। ऐसे में कई तरीके की प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई किसी तरह दूसरों का पारंपरिक वोट बैंक भी आरजेडी अपने पाले में कुछ हद तक कर ले, जिससे सीटों का इंतजाम हो जाए, जिससे सत्ता का इंतजाम हो जाए। लेकिन यह कवायद किस हद तक सफल होगी, इसी के साथ ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सीधे पटना से वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, बहुत ही सीधा सवाल है। बिहार में आरजेडी खुद को ए टू जेड की पार्टी कहती रही है, लेकिन अब एक खास समीकरण की चर्चा हो रही है जिसमें कुशवाहा और राजपूतों को आरजेडी में तरजीह दी जा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आरजेडी के साथ एमवाई समीकरण को कहा जाए तो ये सबसे मजबूत समीकरण उसका है। इसके अलावा चर्चाएं होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं कि ये समीकरण बनेगा, ये समीकरण बनेगा। दरअसल ये विधानसभा चुनाव है और यहाँ पर जो है टफ फाइट होती है। फाइट टफ इसलिए होती है कि हर विधानसभा के हिसाब से यहाँ पर चुनावी गणित बनती और बिगड़ती है। इसकी वजह है बिहार में व्याप्त, या कहें कि पूरा उत्तर भारत में है या देश के अन्य राज्यों में भी, जो जातीय समीकरण, क्योंकि जातीय समीकरण ऐसा है कि जिस जाति का जहाँ प्रत्याशी खड़ा होता है वहाँ वो उस जाति के लोग स्वाभाविक तौर से उससे जुड़ जाते हैं, भले ही दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे को वोट दें। लेकिन अब चूंकि ये मामला सामने आ गया है, ये मामला सामने है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि कुशवाहा और राजपूत को वो दिया जा रहा है, तो साफ तौर पे है कुशवाहा और राजपूत जो है वो एक तरह से कहा जाए कि जहाँ जहाँ उसको टिकट मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखिए, विधानसभा चुनाव का पैटर्न देखिए, जहाँ स्ट्रांग कैंडिडेट है वहाँ पर उसकी जात के वोटरों ने उसको वोट दिया है, और साथ ही वो वोटर भी उसके साथ जुड़े हैं जो पार्टियों के कोर वोटर हैं, यानी कि गठबंधनों के कोर वोटर हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ भी देखने को मिली, चूँकि अब ए टू जेड की पार्टी जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, आरजेडी
ए टू जेड की पार्टी है और इसका एक तरह से प्रदर्शन भी उन्होंने किया। कई तरह चीज़ें देखिए, जिस समाज में आप जाते हैं, जहाँ पर आप मीटिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से आप बात करते हैं। तो कहीं पर जाकर, किसी समाज की मीटिंग में जाकर, किसी एनजीओ की मीटिंग में जाकर, किसी अन्य राजनीतिक मीटिंग में जाकर आप उस समाज के बारे में बात करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये समीकरण बहुत पुख्ता हो गया है। क्या कि आपने वहाँ अपनी बात रख दी और उसके अलावा उसको कितने लोग समझते हैं, कितने लोग समर्थन देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और इस चुनाव में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सभी कुशवाहा और राजपूत आरजेडी के ओर झुकेंगे या उन्हें वोट करेंगे? जहाँ तक बात है आरजेडी और कुशवाहा, आरजेडी को कुशवाहा और राजपूत वोटरों की, तो आरजेडी के लिए वहीं पर वो राजपूत और कुशवाहा वोटर वोट करेंगे जहाँ पर जो है कि उसके प्रत्याशी स्ट्रांग हैं, उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है, उनकी जात का प्रत्याशी है। क्योंकि आप अभी देखिए, जो लोकसभा चुनाव भी हुए हैं उनमें स्थिति क्या बनी? स्थिति इसलिए बनी क्योंकि कुशवाहा कैंडिडेट के खिलाफ एक राजपूत कैंडिडेट आ गया था और उसका प्रचार प्रसार ठीक ठाक तरीके से हुआ। यानी कि उनको लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपने जाति के कहें कि जो कैंडिडेट्स थे उनको वोट किया और साथ में कुछ ऐसा जो युवा पीढ़ी कह सकते हैं या कुछ ऐसे वोटर्स जो दूसरी तरफ चले गए, यानी उन्होंने अपने परंपरागत लीग को तोड़ा। अब साफ तौर पे है कि ये लोकसभा चुनाव तो है नहीं, तो विधानसभा चुनाव है। अब समीकरण इसमें बनते हैं सीट बाय सीट समीकरण। जैसा मैंने पहले कहा कि सीट बाय सीट समीकरण होता है कि इस सीट पर हमारी जात का प्रत्याशी है तो हम इसका साथ देंगे, हमको इसका साथ देना चाहिए, और लोगों से बात करेंगे। अगर किसी और प्रत्याशी के साथ बहुत घनिष्ठता नहीं है या उसका बहुत एहसान आपके ऊपर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो प्रत्याशी फिर अपनी जात में ही जाएगा, यानी वो वोटर अपनी जात वाले प्रत्याशी को वोट करेगा। तो आप ये समझिए कि परिस्थितियां क्या है, किस तरह से लोग चीज़ों को समझते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ठीक है, हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों का ये वो होता है कि वो तमाम तरह के समीकरणों को बैठाते हैं, कुछ आंकड़े लेते हैं, उन आंकड़ों के सहारे कि 15 ये जीते, 7 ये जीते, 5 ये जीते, 7 को इन्होंने टिकट दिया, 3 को इन्होंने टिकट दिया, 1 को इन्होंने टिकट दिया, ये लोग जीत गए, इसलिए अब इनके पक्ष में हवा है। लेकिन हवा ऐसी होती है नहीं, हवा होती है सीट बाय सीट। ये आप समझ लीजिए कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, तो विधानसभा का चुनाव स्थानीय चुनाव है, यानी मुखिया टाइप का चुनाव है। और इसमें बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस प्रत्याशी की होनी चाहिए। अगर प्रत्याशी जितना पेनिट्रेट किया होगा, यानी जितना वो उनके बीच में होगा, उनके साथ होगा, आप सोचिए, लोग चाहते हैं कि सुख दुख में प्रत्याशी उनके यहाँ आए, राजनेता उनके यहाँ आए। तो ये स्थिति है, ये एक समीकरण बनाती है। तो ऐसे में जातीय समीकरण ओवरऑल पे थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, लेकिन और सब चीज़ें जो हैं वो भी मैटर करती हैं। और जाहिर सी बात है, जब अपना कैंडिडेट आ जाता है तो तमाम लोग उधर मुड़ जाते हैं, और ये सीट बाय सीट की स्थिति है। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि प्रत्याशी से हिसाब होगा, तो क्या सीट वार समीकरण बनेंगे और बदलेंगे? देखिए, जितने चुनाव हमने देखे हैं बिहार में, सब में लगभग यही स्थिति रही है, और इसीलिए मैं स्ट्रांगली इसकी बात करता हूं कि प्रत्याशी के हिसाब से होगा। और मैं अपनी इस बात पर कहें कि एक तरह से फर्म हूं, अडिग हूं, और ये साफ तौर पे है कि बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव तमाम सबक देता है। और सबक सबसे बड़ा यही होता है कि भले ही किसी चीज़ को मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए, किसी चीज़ को समीकरण बनाने की कोशिश की जाए, किसी चीज़ों की बात हो, लेकिन समीकरण जिसके पक्ष में बना हुआ है वो बना रहेगा। और मुद्दे, आप सोचिए कि जंगल राज की बात होती है, महाजंगल राज की बात होती है, लेकिन क्या कोर वोटर उनसे हटे? किसी भी चुनाव में देख लीजिए, भले ही सीटें कुछ आई हों, लेकिन कोर वोटर न आरजेडी से हटते हैं, न बीजेपी से हटते हैं, न जेडीयू से हटते हैं, या अन्य जो लोग हैं अब पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीके जैसे जो कहें कि नेता आकर यहाँ पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी पैठ बने, तो वो युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा एक वर्ग ऐसा होता है जो थोड़ा लीक से हटकर काम करता है, यानी उसके मन में होता है कि हमारी बेहतरी हो, हमारी अच्छाई के लिए जो काम करे। लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहूँगा कि सीट बाय सीट समीकरण होगा। आप
देख लीजिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो देश की बात करती हैं या कहें कि समाज हित की बात करती हैं, लेकिन जब प्रत्याशियों के चयन की बात आती है, जब चुनाव प्रचार की बात आती है, तो बाबू साहब को राजपूत के इलाकों में, यानी जहां राजपूत जिस गांव में ज़्यादा हैं वहां बड़े से बड़े राजपूत नेता को भेजा जाए, भूमिहार जहां जाता है वहां ज़्यादा है वहां भूमिहार नेता को भेजा जाए, दलित जहां जाता है वहां दलित नेता को भेजा जाए, ईबीसी जहां जाता है वहां ईबीसी नेता को भेजा जाए, अल्पसंख्यक जहां जाता है वहां अल्पसंख्यक नेता को भेजा जाए। मतलब प्रचार में भी ये होता है। तो आप सोचिए कि किस तरह से, और इसके पीछे की यही राज है कि अपनी जात के, अपने तरह के लोगों को लोग पसंद करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, यानी उनको ये लगता है कि नहीं ये हमारे हित की बात करेंगे या ये हमारे मुद्दों के बारे में जानते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और जाहिर सी बात, ये इससे पैटर्न बहुत अलग होगा, मुझको लगता नहीं है। बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प है कि जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं वो बिहार चुनाव में क्या असर डालेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आरजेडी इस बात को लेकर सतर्क है कि जो उनका पारंपरिक वोट बैंक है वो तो उन्हें चाहिए ही, उनके बिना तो उनका काम चलेगा ही नहीं, लेकिन जो उनके विपक्ष हैं, जो सामने खड़े हैं एनडीए, उनका जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाना बिल्कुल जरूरी है, तभी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। इस वक्त मुकाबला भले ही टक्कर का हो, लेकिन जब जनता मतदान करने जाती है उस समय कई बार ऐसा होता है, जो कई जिन्हें हम स्विंग वोटर भी कहते हैं, जो एन मोमेंट पर अपना वोट चेंज कर देते हैं, जिनको वो देने जाते हैं, कई बार वो सोच के कुछ और जाते हैं और एन मोमेंट पे वो वोट किसी और को दे आते हैं। आरजेडी को ये पता है कि ऐसे वोटर्स आरजेडी के लिए बहुत नुकसानदायक होंगे, जो शायद आरजेडी का कोर वोटर है लेकिन अंत में वो जाकर एनडीए को वोट दे दे। ये आरजेडी को लगता अगर ऐसा है तो इस बात की रणनीति वो बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, वो तैयार हो चुके हैं। और यही कारण है कि इस वक्त आरजेडी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से एनडीए का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जाए। सभी नेताओं को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आप सिर्फ माई समीकरण तक ही ना रुकें, आप कोशिश करें कि दलितों का वोट बैंक, आप कोशिश करें कुशवाहा, इन सब लोगों का भी वोट बैंक अपने पाले में आए। खैर, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।